दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सवाल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। सवाल ये है कि इस बार बिहार कौन जीतने जा रहा है। आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है बिहार के सर्वे, ओपिनियन पोल, तमाम तरह के वादे दावों को लेकर हमारा ये वीडियो इसी पर आज आधारित रहने वाला है। और आज हम इस मुद्दे पर इसलिए भी बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री कथित चाणक्य ने एक बड़ा बयान देते हुए सबको हैरान कर दिया है। आपको याद दिला दें कि बिहार में 243 सीटें हैं, जीत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय बिहार में 3 तरह का गठबंधन है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, एक तीसरा मोर्चा, और बहुत सारी पार्टियां यहां पर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा करते हुए ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार में एनडीए को 160 सीटें मिलने जा रही हैं और जो बाकी बची सीटें हैं अन्य दलों में बंट जाएंगी। बड़ा सवाल यह है, ये गृह मंत्री को ये बात कैसे पता है? क्या गृह मंत्री कोई ज्योतिषी हैं या फिर वो चुनाव आयोग को इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग देख लो हम इतनी सीटें चाहते हैं? क्या ईवीएम सेटिंग करने का खेल बिहार में शुरू हो गया है? दोस्तों ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह मंत्री ने इसको लेकर बाकायदा एक ट्वीट किया है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर लिखा है साफ तौर से कि 160 सीटें जीतने जा रही है एनडीए। जबकि एनडीए की हालत क्या है दोस्तों आप सब जानते हैं। इस समय बीजेपी और जो जेडीयू है उसकी हालत बिहार में खस्ता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का समीकरण वहाँ पर बन रहा है। सत्ता विरोधी लहर बिहार में देखी जा रही है। इसके उलट अगर गृह मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि बिहार में एनडीए कमाल करेगा, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार की हताशा को ये बयान दर्शा रहा है। अब दोस्तों अगर मैं इनके दिए हुए आंकड़ों पर बात करूं तो ये कह रहे हैं कि 160 सीटें एनडीए को, मतलब बाकी बची जो 83 सीटें हैं वो महागठबंधन और तीसरा मोर्चा और प्रशांत किशोर, बीएसपी, इन तमाम दलों में विभाजित हो जाएंगी। दोस्तों आपको याद है ना, 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 पार का नारा दिया था, और सीटें कितनी घट गई थी? 40% सीटें उस समय घट गई थीं और लोकसभा में बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला था। और केंद्र में अभी जो सरकार चल रही है वो स्टेपनी से चल रही है। 2 स्टेपनी, नीतीश नायडू की स्टेपनी लगी हुई है। 272 सीटें चाहिए होते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अभी बीजेपी का बहुमत लोकसभा में नहीं है और यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं कथित चाणक्य। अब देखिए 160 सीटें, कहा जा रहा है कि 40% सीटें कम मिलेंगी, 50% सीटें भी कम हो सकती हैं। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 86 या 96, बीजेपी को तमाम सर्वे में 86-96 यानी 80 से 90 सीटें दिए जा रहे हैं। तो फिर जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को 80 से 90 सीटें सर्वे में, ओपिनियन पोल में बताए जा रहे हैं, तो फिर आखिर दोगुनी सीटें क्यों बताई जा रही हैं? दोस्तों इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इसे कहते हैं कि जनता का जो मिजाज है उसे बदला जाए। यहाँ पर ये माहौल बनाने की, झूठा माहौल क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिससे जो बिहार के वोटर हैं दिग्भ्रमित हो जाएं। इस तरीके की एक कोशिश यहाँ बिहार में चल रही है। और बिहार में देखिए एनडीए ऐसे ही नहीं हारेगी। एनडीए के हारने की वजह है रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग। उद्योग पर तो कभी काम ही नहीं हुआ। बिहार में एक भी दोस्तों उद्योग नहीं है। और जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, तो कह रहे हैं भाई यहाँ की ज़मीन ही इस तरह की नहीं है, यहाँ ज़मीन ही नहीं है उद्योग के लायक। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और बिहार में ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है मुद्दे पर लड़ रहे हैं? ना ना ना, मुद्दे पर ये लोग कहाँ चुनाव लड़ेंगे। इनको तो बस हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, यही मुद्दा इनका दोस्तों चलता रहता है। और बिहार में भी इन लोगों ने जाकर वहाँ नफरत फैलाई है और अब जनता जो है वहाँ बदलाव चाहती है। बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है ऐसे जुमलेबाजों से, ऐसे नेताओं से। कहा जा रहा है कि मोदी के राज में सिर्फ गुजरात का विकास हुआ है और बिहार वालों का तो सिर्फ पलायन हुआ है।
ज़्यादा मत जानिए, आप नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, उनकी कार्यशैली देख लीजिए, उनके जो शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है वो देख लीजिए। दोस्तों, बिहार में क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, सारे आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं, 80 से 90 सीटें आ सकती हैं, तो फिर 160 का जुमला क्यों फेंका है गृह मंत्री ने? क्या गृह मंत्री चुनाव आयोग को ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार हमें इतनी सीटें चाहिए? वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो कॉल है, शाह का जो कॉल है वो चुनाव आयोग में जा चुका है, चुनाव आयोग को भी पता चल गया है कि शाह ने क्या बोला है, इसलिए अपने स्तर पर चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं रहा, निष्पक्षता से वो काम नहीं कर रहा है। आज के दौर में आप देखिए तो उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। जो अनंत सिंह है मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार, वो गिरफ्तार हो चुका है, अभी तक चुनाव आयोग ने उसका नामांकन रद्द नहीं किया है। दागियों को टिकट मिला, बाहुबलियों को टिकट मिला, इसके बावजूद उनका नामांकन अभी तक रद्द नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार में भी ईवीएम का खेला होगा? क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया है तो जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, जो कभी शाह के अंडर काम कर चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय में काम कर चुके हैं, वहीं से इनको शाह ने भेजा है चुनाव आयोग में। और दोस्तों, जानते हैं आप चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है कैसे होती है? आज की डेट में सरकार जिसे चाहे उसे चुनाव आयोग बना सकती है। तो जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग बनकर बैठे हैं, चुनाव आयुक्त बनकर बैठे हैं, उनको बनाया गया है। वो बीजेपी मोदी शाह के फेवरेट चुनाव आयोग हैं। तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि बिहार में 10 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए हैं। चुनाव के बीच दोस्तों 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए हैं। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। और कहा जा रहा है 7 नवंबर को अगली किश्त भी जारी की जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि ये पूरा मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वहीं चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ चल रही है। विपक्ष के तमाम नेता अगर छींकते भी हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और जो कानून है तुरंत शिकंजा कस देता है चुनाव आयोग। अगर विपक्षी नेता इलीगल तरीके से कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता के खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसीलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस समय सवालों के घेरे में है। और गृह मंत्री के इस बयान से बहुत सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि गृह मंत्री ने ये बयान इसलिए दिया जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके, जिससे जो सरकारी मशीनरी है वो शाह के कहने पर जुट जाए और इनको इतनी सीटें मिल जाएं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। चुनाव आयोग एक तरफ तो निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहा है, वहीं ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार भी ईवीएम का खेला होगा? हरियाणा में ईवीएम का खेला कहा जा रहा हुआ, महाराष्ट्र में खेला हुआ, तो इस बार क्या यहाँ पर भी ऐसे ही खेला होगा? और अगर ऐसे ही खेल खेलना है तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गृह मंत्री ने जिस तरीके से 160 सीटें एनडीए को दी हैं, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलेगी? क्या बहुमत मिलेगी? सत्ता में इस बार बिहार में कौन आएगा? किसकी बनेगी सरकार? आप लोग अपनी राय दीजिए। और चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, प्रतिक्रिया ज़रूरी है। धन्यवाद।